धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा जहर उगला गया, कायाकल्प हो गया। विद इन ईयर सब ठीक हो गया। भाई नीट में आप 718 नंबर नहीं ला सकते, या तो 720 ला सकते हैं या 716 ला सकते हैं। 6 साल हमने बिना इंक्रीमेंट के काम। मुझे रामनाथ गोयनका अवार्ड ही चाहिए। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, वो सरकारों की तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है। इश्यूज तो हैं कि घर क्यों ना बेचना पड़े, माँ को यहाँ लेके नहीं। अगर मुझसे कोई बोले क्या आप किसी को मीडिया में आना सजेस्ट कर, मैं किसी को नहीं करता। ग्रोथ नहीं है, स्पेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब वायु भेद नहीं करता, अग्नि भेद नहीं करता, सूर्य भेद नहीं करता, जल भेद नहीं करता, तो भगवान कैसे भेद कर सकते? तो ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मीडिया के अंदर, क्या ये कहीं मिसिंग है? ये बिजनेस है, धंधा करने बैठे हैं। क्या स्किल इंडिया इज एक्चुअली वर्किंग? मैं समाज बदलने नहीं आया। कौन सी मीडिया को ज्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं। तो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका गोला टॉक्स के सबसे पहले पॉडकास्ट में, जहां चैनल एक कहानी अनेक। हम बात करना चाहते हैं आज लोकतंत्र में मीडिया के प्रभाव को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज हमारे साथ शाइक रहमान खान जी है, जिनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। शाइक रहमान खान जी किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी पत्रकारिता के थ्रू हमारे देश में ऑलरेडी बहुत योगदान दिया है। इन्होंने उन अवार्ड्स को 2-2 बार जीता है, जिन्हें जीतने का सपना लेकर हमारे देश का युवा पत्रकार दिन रात मेहनत करता है। तो आइए जानते हैं शाइक रहमान खान जी से उनके जीवन के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में, और क्या उन्होंने मेहनत की और किस तरीके से इन चीजों को अचीव किया। शाइक रहमान खान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, शुक्रिया बुलाने के लिए। जी। कैसा आपका सफर रहा और किस तरीके से आपने इन चीजों को अचीव किया? देखिए सफर मुश्किलों भरा था जी। एक बहुत छोटे से शहर, कटिहार से आता हूं मैं, बिहार में एक छोटा सा शहर है। अच्छा। वो कहते हैं ना कि बिहार के ज्यादातर युवा पलायन कर जाते हैं काम की तलाश में। जी। तो कभी सोचा नहीं था कि वहां से चल के यहाँ आपके साथ बैठा रहूंगा जी। तो इस शहर का जब रुख किया तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो पहले तो हमने कैमरे का कोर्स कर लिया। लोगों ने बोला कि अरे कैमरा पर्सन बन जाओ। हाँ। तो हमने साल भर का कोर्स कैमरे में किया। फिर एनडीटीवी में ही मुझे एज ए कैमरा पर्सन नौकरी मिल गई जी। लेकिन 2 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे कैमरा नहीं बंद करना था, मुझे रिपोर्टर बनना था जी। तो हुआ क्या कि टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके ऊपर एक बार टेक्निकल का ठप्पा लग जाए तो एडिटोरियल में जगह नहीं मिली। ओके। तो हमने 9.5 साल कैमरा एनडीटीवी में ही किया। फिर 2006 में बहुत कोशिशों के बाद, क्योंकि जानते थे कि मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूं, तो मुझे 6 साल से एज ए रिपोर्टर भी इस्तेमाल किया जा रहा था जब रिपोर्टर नहीं होते थे। ओके। या फिर रिपोर्टर नहीं भेज सकते थे तो कहते थे कि चलो शाहरुख खान को भेज देते हैं, ये कैमरा भी कर लेगा, ये रिपोर्टिंग भी कर देगा। जी। तो मेरा एज ए रिपोर्टर 2 सबसे बड़ा था जब मैं कैमरा पर्सन ही था। तो एक तो 2001 का गुजरात अर्थक्वेक और दूसरा रेसिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ था साउथ अफ्रीका में। जी। तो अंग्रेजी से श्रीनिवासन जैन करते थे, हिंदी में मैं किया करता था। अच्छा। तो वो फिर 2006 अगस्त में जाके, वो दिन हमेशा याद है क्योंकि एक बड़ी तमन्ना थी रिपोर्टर बनने की। तो 18 अगस्त को 2006 को मैं रिपोर्टर हो गया। रिपोर्टर से फिर यहाँ तक का सफर है जी। जब फिर एंकरिंग में आ गया, फिर सीनियर एंकर बना, अब आपके सामने बैठा। जी। तो जितना मैं समझ पाया, आपदा ने अवसर को जन्म दिया। बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री में मैं अकेला आदमी हूं जो कैमरे से चलकर यहां तक पहुंचा। मुझे नहीं पता कहां तक पहुंचा है, लेकिन यहां तक अभी तक कोई नहीं आया। जी। और आप यहाँ तक भी जरूर पहुंचे हैं। जी। तो मैं उन 2 अवार्ड्स के बारे में जानना चाहता हूँ जिनको आपने जीता। वो आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सी योगदान था जिसके बेसिस पे आपको अवार्ड मिले? देखिए रामनाथ गोयनका अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस वाले देते हैं और कहा जाता है कि ये पत्रकारिता में ऑस्कर है। जी। तो मेरे साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, लोग कहते हैं हाई हेडेड है, क्योंकि लोग एनडीटीवी में दूसरे अवार्ड्स के लिए भी भेजा करते थे अपनी एंट्रीज। अच्छा। तो एक बार जब किसी एक अवार्ड के लिए मेरा नाम भेज दिया गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये अवार्ड। अच्छा। लोग तो लाइन लगा के भेजते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे रामनाथ गोयनका अवार्ड ही चाहिए, नहीं तो मैं कोई और अवार्ड नहीं जीतूंगा। अच्छा। तो 2012 में, अगर आपको याद हो, 2011-12 में बरेली में दंगा हुआ था। हाँ जी। तो उस पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री करी थी, क्यों भड़की बरेली। उसके लिए पहली बार मुझे रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला। फिर थोड़ा सा लालच और हुआ, मैंने कहा चलो एक बार और जीतने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त लव जिहाद का बड़ा इशू था।
हाँ जी। तो ये इश्क नहीं आशा आशा करके हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई लव जिहाद के एंगल्स पे। जी। लव जिहाद में मैंने दोनों तरह के केस स्टडीज उठाए, जहां लड़की मुसलमान थी, लड़का हिंदू था, कहीं लड़का मुसलमान था, लड़की हिंदू थी। जी। तो फिर दूसरी बार 2014 में वो रामनाथ गोयनका का अवार्ड जीता। फिर एक हमने कुपोषण पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जी, भूखे पेट का सवाल। वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी 5वें नंबर पे स्क्रीन हुई थी तिरुवनंतपुरम में। अगर वो टॉप 3 में होती तो शायद एक छोटा सा इंटरनेशनल अवार्ड मिलता। जी बिल्कुल, हमारे लिए बिल्कुल है वो। जी। तो अभी आप करंट डेट में इंडियन जर्नलिज्म को कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा ही सब्जेक्टिव सा जवाब है इसका। हर दौर के कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। अभी के वक्त में अगर हम कहें तो जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि पत्रकारिता सरोकार की होनी चाहिए, सरकार की नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात कही आप। अब पत्रकारिता सरकार की हो गई। अच्छा। कि अगर कुछ घट रहा है तो सरकार से सवाल पूछना है, उसके साथ खड़े होकर ये नहीं कहना कि इसने क्या बदला लेना, खुद जवाब नहीं देना है उसका, उनके सपोर्ट में। हाँ जी, हाँ जी। तो पतन तो हुआ है। जी, पतन हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जी। क्योंकि अब जो लोगों के इश्यूज हैं वो खबरों से गायब हो गए। जी। अब खबर 4 लोगों को बैठाकर डिस्कशन तक ही रह गया है। जी। और उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खुल के कह नहीं सकते, खुल के दिखा नहीं सकते। क्या ये हमेशा से रहा है या अब ये उभरकर मुद्दा सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एनडीटीवी में मैंने 25 साल काम किया। जी। और एनडीटीवी में पत्रकारिता के दौरान मैंने 11 अक्टूबर 2023 को एनडीटीवी भी छोड़ दिया, पत्रकारिता भी छोड़ दी है। अब मुझे नहीं पता कि मैं वापस जाऊंगा कि नहीं, शायद कभी वापस चला जाऊं। हमें एनडीटीवी में कभी नहीं कहा गया कि क्या लिखो, क्या नहीं लिखो, क्या कहो, क्या ना कहो, क्या पूछो, क्या ना पूछो। ये था एक ट्रेंड। हाँ। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि 2014 से पहले अगर आप खबरें देखें तो यूपीए सरकार की कितने सवाल उठते थे, कितनी बैंड बजाई जाती थी। हाँ, सारी खबरें चलती थी। 2014 के बाद बहुत कुछ बदल गया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें यह भी जोड़ देना है कि अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सीख लिया। ऐसा नहीं है कि केंद्र की एनडीए सरकार ही पत्रकारिता को लेकर के थोड़ा वो रहती है कि भाई वही दिखाओ, हमारे खिलाफ दिखाओगे तो सही नहीं होगा टाइप। अब अगर राज्य में दूसरी पार्टियों की भी सरकार है तो वो भी वही उसी ट्रेंड पे है। जी। कहो, दिखाओ, या जो बता रहे हो उससे हमें नुकसान नहीं होना चाहिए ऐसे पॉलिटिकल पार्टी। जी। ये एक बदल गया है। दूसरा, पत्रकारिता का काम स्क्रूटनी का है। सरकार चुनी काम करने के लिए जाती है। बिल्कुल। 2012-13 की बात है, शीला दीक्षित की सरकार थी। शायद एक खबर मुझे ठीक से याद नहीं कि एक पॉजिटिव खबर थी जिसको लेकर के मैं अपने बॉस के पास गया। तब संजय अग्रवाल बॉस हुआ करते थे हमारे। मैं नाम ले रहा हूं, बड़े भद्र पुरुष हैं, उन तक पहुंचेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। जी। तो मैंने कहा कि संजय जी ये खबर करना चाहिए। तो बोले क्यों? मैंने कहा शीला दीक्षित सरकार ने काम अच्छा किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा काम वॉच डॉग का है, डॉग का नहीं। ओके। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित चुनी गई है ये काम करने के लिए। बोले सरकार चुनी गई है जिस काम के लिए, उसमें से जो काम नहीं किया है ना शारिक, वो ढूंढ के लाओ। जी, समझे। आपको समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये फर्क आ गया। तो जिस तरह अभी हम कह रहे हैं कि टेलीविजन मीडिया में कुछ ना कुछ दबाव है, तो क्या इस टाइम पे जो हमारा सोशल मीडिया है, क्या वो एक अहम भूमिका निभा रहा है मुद्दों को बाहर लाने में? बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है जी। कि अब जो न्यूज चैनल्स है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है। आप सड़क पे किसी रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, ठेले वाले से पूछ लीजिए, सब्जी वाले से पूछ लीजिए, वो बता देगा कि आपको टेलीविजन के न्यूज के बारे में वो क्या सोचता है। जो इंफॉर्मेशन दिखाना और जनता तक पहुंचाना, दर्शकों तक पहुंचाना न्यूज चैनल्स का काम था, वो बखूबी नहीं किया जा रहा है। वो जो स्पेस जो उन्होंने खाली किया ना, वो बाकी इन्फ्लुएंसर्स ने इस्तेमाल किया।
इस चुनाव में भी अगर हम देखें तो एक बड़ा मैं नाम नहीं लूंगा, कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको लोग चलाते हैं, उन्होंने एक बढ़िया पर्सपेक्टिव कि जमीन पे क्या घट रहा है वो उन्होंने दिखाया, जिसका फायदा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी हुआ। जो चुनाव के दौरान उन्होंने उन चीजों को भी, क्योंकि जो आपका गुणगान कर रहा है उससे आपको कोई भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जी। आप अपने साथ 4 ऐसे लोग बैठा लीजिए जो बोले वाह नमित जी क्या आपने क्या बोला है, आप तो राजदीप सरदेसाई हो। जी जी जी। तब तो नमित जी शायद ही कभी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। सही बात। लेकिन अगर 3 लोग यहाँ खड़े हैं और उन्होंने आपको बोला कि नमित जी ये सवाल जो आपने पूछा ना ये सही ठीक तो था, हाँ। थोड़ा और ऐसे कर सकते थे। हाँ जी। तो वो वाला काम इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है। तो जितना हम समझते हैं मतलब कि जो इन्फ्लुएंसर्स अपने चैनल्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पे न्यूज़ लेकर आते हैं तो उनको भी उन चैनल्स को रन करने के लिए एड्स की, फंड्स की जरूरत होती है। तो क्या इजी है उन्हें मैनिपुलेट करना? देखिए ये तो आपको तय करना है। पहले तो एक बात समझ लीजिए आप कि बीच का स्पेस खत्म हो गया। आप बैलेंस बात करेंगे आपको कोई नहीं सुनेगा, या तो आप इधर होंगे या आप इधर होंगे। तो अभी जो सोशल मीडिया का भी जो पूरा सिनेरियो है उसमें जब मैंने पत्रकारिता छोड़ी तो मुझसे कहा गया कि आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आ जाते। तो मैंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है वो सब काम खराब नहीं कर रही तो हम इधर नहीं हो सकते। अच्छा। वो सब काम अच्छा भी नहीं कर रही तो हम इधर भी नहीं हो सकते। अगर हम बीच में खड़े होकर ये बताने लगे कि ये अच्छा किया, ये खराब किया, यहाँ ये हुआ और यहाँ ये हुआ, फिर मुझे कोई नहीं सुनेगा। तो अब है कि या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं। तो ये एक कमी है जिससे मुझे ऐतराज है कि मैं नमित के साथ बैठा हूं तो नमित में सारी बुरी चीजें नहीं हो सकती और ना ही सारी अच्छी चीजें हो सकती जी। तो वो गड़बड़ है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव ऐसे हैं जिनको करने से शायद जो मीडिया है शायद वो डरा हुआ नहीं होगा या दबाव में नहीं होगा और निष्पक्ष पत्रकारिता जिसकी शायद हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है वो कर पाएगा? इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए एक बात बताते हैं, सत्ता जब जब मजबूत हुई है निरंकुश हुई है। बात सिर्फ इस सरकार की नहीं है। जब इंदिरा गांधी फुल मेजोरिटी में थी और मजबूत थी तो ही रामनाथ गोयनका साहब के ऊपर दर्जनों केस थे और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हर दिन उन्हें पेश होना पड़ता जी। आप इतिहास उठा लीजिए। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है, जब जब सत्ता मजबूत हुई है ऐसे ही हुआ। और दूसरा मेरा अपना मानना है कि हर दौर की तरह ये दौर भी गुजर जाएगा और हर दौर की कुछ खूबियां भी होती हैं, कुछ खामियां भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। तो पत्रकारिता जैसे हम कहते हैं ना, अरे 60s के गाने सुनो बहुत अच्छे, हाँ। उसी में बोलेगा लोग बोले अच्छा 80s का बहुत अच्छा। कोई कहता था कि अरे 90s में अन्नू मलिक के जो गाने थे बड़े बढ़िया थे। हाँ जी। हाँ। तो हर दौर की खूबसूरती तो है, खूबसूरती रही है। हाँ जी। और इस दौर की खूबसूरती ये है कि ये पता चल गया कि हम इस तरह से भी इस तरह का दौर भी देखते हैं। तो इस बार जैसे कि जो चुनाव रहे हैं हमारे पॉलिटिक्स के, फिलहाल जो नतीजे आए हैं तो काफी कुछ अपेक्षाओं के विपरीत हुए हैं। जैसा कि शायद एक नारा चल रहा था 400 पार वाला, तो वो शायद कहीं ना कहीं मैटर नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी और भी जो नारा चल रहा था कि हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, वो भी मैटर नहीं हो पाया। तो क्या ऐसा है कि इस बार दोनों ही अपनी नाकामी पे खुश हैं कहीं ना कहीं? देखिए इसमें इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है जिसने हर किसी को एक सबक दिया। सत्ता पक्ष को यह खबर सबक दिया कि बातों से पेट नहीं भरेगा जी। आपको बेरोजगारी को एड्रेस करना पड़ेगा, आपको महंगाई को एड्रेस करना पड़ेगा, आपको सामाजिक समरसता को एड्रेस करना पड़ेगा, आपको समाज में फैलने नफरत को एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये बता दिया गया, खास करके अगर हम एनडीए सरकार की बात करें, फैजाबाद की सीट का हारना ये बताने के लिए काफी है कि आप काम करिए। मंदिर बन गया, बहुत अच्छा हुआ भाई। अयोध्या में ही मंदिर बना, फैजाबाद सीट है वो लोकसभा की, वहां से मिली हार। उम्मीद है कि सत्ता में बैठे लोग इसको सीखेंगे और इससे समझेंगे कि नहीं, जो गुजर गया 10 साल वो गुजर गया, अब आपको काम करना पड़ेगा।
जी। तो एक ऐसा मैंडेट आया है जिसने सबके लिए कुछ ना कुछ सबक छोड़ा है। और इस चुनाव की जो सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे लगती है, धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा जहर उगला गया। इस बार समाज खुद ब खुद आके जुड़ गया, समाज फिर से एक हो गया। जो बटा हुआ नजर आता था ना, वो एक हो गया। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे कजन है जो जेएनयू में प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे जी। एक दिन मैं उनके साथ बैठा था, तो मैंने कहा कि अरे बहुत खाई बढ़ गई है, मुझे नहीं लगता कि ये पटेगी मतलब फिर से वापस हम ट्रैक पे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि शारिक 1947 में जब देश बंटवारा हुआ और बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे वगैरह हुए, तो उस वक्त स्टेशन पे इस फैक्ट को मैंने चेक नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्टेशन पे हिंदू पानी और मुसलमान पानी बिक रहा था। अच्छा। हाँ, ये फैक्ट मैंने चेक नहीं किया। अच्छा। हाँ। बोले जब वो खाई पट गई ना, तो ये खाई भी पट जाएगी। जी जी जी। तो इस बार समाज ने एकजुट होकर यह बताया कि हम वक्ती तौर पर बरगलाए जा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। तो जैसे हम मंदिर को लेके बात करें, तो जो राम मंदिर बना है, कहीं ना कहीं जैसे रिलीजियस प्लेसेस जो भी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, वो एक पूरी की पूरी इकोनॉमी ड्राइव करते हैं, जो स्पेशली वहां के लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है इन द टर्म्स ऑफ इनकम। तो क्या ये चीज उन लोगों को ठीक से समझाई नहीं गई, या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स उनको ज्यादा समझा दिए गए, जिसकी वजह से उनका शायद फैसला बदला? नहीं, देखिए इसको समझिए। राम मंदिर का बनना, उससे हिंदुओं की भावनाओं का जुड़ा होना था। बहुत अच्छी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। जी जी। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया और एक खूबसूरत सा राम मंदिर बना। जी जी। जिसका सब कुछ स्वागत करते, मैं भी करता हूँ। जी जी। मुझे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं एक बार जरूर जाऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि मैं शायद अकेला आदमी होऊंगा जो 2010 और 2013 जी 2010 में हरिद्वार में महाकुंभ हुआ था, 2013 में भी हुआ था इलाहाबाद में। इन दोनों जगह मैंने जाके जब मैं शूट पे था, वहां कवर करने गया था, तो मैंने शाही स्नान के दिन ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई। अच्छा। मैंने देखा जब करोड़ों लोग इतने दूर से आ रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या मुझे सिर्फ मेरे मुसलमान होना मुझे क्यों रोक रहा है? हाँ जी, गंगा में डुबकी लगाने से। जी, क्योंकि वो तो सबकी है। हाँ, और आपको बड़ी खूबसूरत सा बात बताऊं, थोड़ा सा लंबा जवाब है। जब मैं डुबकी लगा के बाहर आया तो मेरा लाइव था, तो वहां पे एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान। मैंने कहा पंडित जी मेरे साथ लाइव पे आ जाइए। हाँ जी। तो बोले ठीक है बेटा। तो मैंने उनसे सवाल ही शुरू किया कि मेरा नाम शारिक खान। नाम क्यों बता रहा हूं, वो सवाल से आपको साफ हो जाएगा। जी। पंडित जी को मैंने कहा, बोले हाँ पूछिए। मैंने कहा मेरा नाम शारिक खान है। मान्यता यह है कि शाही स्नान के दिन ब्रह्म कुंड में जो भी डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जी। क्या मेरे भी धुल गए? हाँ जी। पंडित जी का जवाब मुझे आज भी 14 साल बाद याद है। उन्होंने कहा जब वायु भेद नहीं करता, अग्नि भेद नहीं करती, जी, सूर्य भेद नहीं करता, जल भेद नहीं करता, तो भगवान कैसे भेद कर सकता है? बिल्कुल इंसानों में बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बोले जिस तरह से हमारे पाप धुल गए उसी तरह से आपके भी धुल गए। देखिए मुद्दा यह है ना कि अयोध्या में बना राम मंदिर, किसने क्या समझाया उसमें जाइए ही मत। क्या नैरेटिव सेट हुआ इस पे बिल्कुल बात मत कीजिए जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार ने त्वरित गति से उस एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, स्वागत योग्य जी। लेकिन क्या वो वहां से जीतने की गारंटी होनी चाहिए? नहीं जी, नहीं। धर्म और राजनीति अलग चीज है, जिसे हम मिला देते हैं। यहाँ पॉलिटिकल गेन के लिए लोग मिलाते हैं, नेता मिलाते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी मिला दी। सब एक सभी करते हैं, सब वो कहते हैं ना इस हमाम में सब नंगे हैं। तो वहां पे अयोध्या में या फैजाबाद में युवाओं ने अपने मुद्दे रखे, लोगों ने अपनी परेशानियां रखी। देखिए भूखे पेट भजन नहीं होता, सही बात है। पेट में दाना ना होना तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती, सच बात। तो सिंपल सी बात है, जब पेट पे लात पड़ता है ना तो सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, और इस बार यही हुआ। तो क्या हमारे देश का जो युवा है, क्या उसको सही फैसिलिटेशन और उसका करेक्ट यूटिलाइजेशन हो पा रहा है? देखिए युवाओं की क्या, हम सब एक प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वोट के तौर पर, ठीक है। दूसरी परेशानी यह है कि हिंदुस्तान शायद उन देशों में है, उन गिने चुने देशों में है, जहां नेट जो है ना वो बहुत सस्ता है।
और हाथ में पकड़ा हुआ जो स्मार्टफोन है ना हमें, वो आपको बेरोजगार होने का एहसास नहीं होने देगा। जी, सही कहा आप फुल टाइम बिजी रहते हैं। पहले अगर आपको मैं वक्त दूं कि मैं 10 बजे आऊंगा और मैं 11 बजे आता ना, तो वो 1 घंटा आपसे नहीं कटता नहीं था। आज आपका वो 1 घंटा 10 मिनट में कट जाता है, क्योंकि मैं लेट हुआ, आप यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहे हैं। खाली नहीं है जी। तो एक तो ये है, युवाओं का क्या है कि देखिए, इस देश, ये सबसे जवान, दुनिया के सबसे जवान देशों में से जी जवान देश हमारा है जी। रोजगार की सच में बहुत बुरी हालत है कि अगर आप किसी लेबर चौक पे चले जाइए, हमारे घर के पीछे वो बरोला का लेबर चौक है, अगर कोई एक गाड़ी रुकती है तो उस गाड़ी को 30 सेकंड में आप उस गाड़ी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से लोग उस पे यूं आ जाते हैं। मजदूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है। जो घर हमारा पहले 50,000 रुपए में चल जाता था, एक्स अमाउंट में चल जाता था, आज वाई अमाउंट में चलता है। पैसे इस तरह से आपकी जेब से खर्च होते हैं कि वो लोग भी पीड़ित महसूस करते हैं जो थोड़ा बहुत ठीक कमा लेते हैं, फिर भी वो एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाते। तो युवाओं का देखिए, अब अग्निवीर योजना थी, उस पर अब शायद रीथिंक हो। वो एक ऐसा, एक सेना में भर्ती एक ऐसी नौकरी की गारंटी थी जहां युवा लोग गांव गांव में दौड़ते हुए नजर आते थे। अगर आप किसी भी शहर में चले जाइए, गर्मी में नंगे पैर आपको यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे दौड़ते नजर आते हैं। अब नहीं दिखता, कम हो गया, खत्म भी होने की और शायद है। कि आप सोचिए ना कि 4 साल किस तेजी से गुजरता है। कोविड-19 जब आया था 2019-20 में, आज हम 2024 में बैठे, लगा नहीं कि आपने आंख बंद किया और खुला 2024 सब। हाँ जी। अब सोचिए कि 4 साल की नौकरी जिसे आप दे रहे हैं, उसको कोई लड़की नहीं देगा। क्या हम अपनी बेटी देंगे किसी ऐसे आदमी को जिसकी नौकरी 4 साल की? जी जी। चलिए, आपकी जो सोच है, जो जवाब है, उन्होंने काफी हद तक मेरे अंदर भी काफी परिवर्तन लाया। अरे नहीं, और बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। और वो बातें जान के, जनरली बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद जानी है वक्त के साथ साथ, उनमें जो आपके एक्सपीरियंस का जुड़ाव हुआ है उसने काफी नॉलेज को इम्प्रूव किया। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ वक्त बिता के। मुझे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।